नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। पिछले क्लास तक हम लोग कर्मधारय समास को स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें कर्मधारय समास के 4 प्रकार होते हैं। उन 4 प्रकारों में से पहले प्रकार पे चर्चा किए थे। आज हम लोग दूसरे, तीसरे और चौथे प्रकार पर चलेंगे। ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं दूसरे प्रकार से। किसके? कर्मधारय समास के दूसरे प्रकार से। देखिए दूसरा प्रकार क्या लिखा है यहाँ पे, विशेष्य पूर्व पद। विशेष्य पूर्व पद है मतलब कि ऐसा समासिक पद जिसका पहला पद क्या हो, विशेष्य हो, और दूसरा पद क्या हो, विशेषण हो। ठीक है, अब विशेष्य और विशेषण क्या होता है इस चीज के बारे में डिस्कस किए थे। विशेष्य मतलब कि जिसकी विशेषता बताया जाए। जैसे कि मैं एग्जाम्पल दिया था कि मैं काला हूं, ठीक है, ये एग्जाम्पल दिया था। तो जो काला शब्द है वह क्या है, विशेषता है। किसकी विशेषता है? तो वो मेरी विशेषता है। तो मैं क्या हूं? मैं एक संज्ञा हूं, ठीक है, और मैं क्या हुआ, फिर मेरी विशेषता बताई जा रही है, मतलब कि मैं क्या हो गया, विशेष्य हो गया, और जो काला शब्द है वह क्या हुआ, विशेषण होगा। ठीक है, ऐसे पदों में विशेष पूर्व पद, विशेष पूर्व पद जो समास रहेंगे, कर्मधारय समास रहेंगे, वो मुख्यतः कौन से समास होते हैं? संस्कृत के समासिक पद होते हैं। ठीक है, यहां पर है कुमारी, कुमारी, श्रमणा, श्रमणा या फिर कुमार श्रमणा। श्रमणा का अर्थ हो जाएगा संन्यास ग्रहण की हुई, जबकि कुमार श्रमणा का अर्थ हो जाएगा संन्यास ग्रहण किया हुआ। ठीक है, तो कुमारी हो गया, कुमारी मतलब कि कुंवारी लड़की, श्रमणा मतलब संन्यास ग्रहण की हुई, या कुमार श्रमणा के लिए क्या बोलेंगे, संन्यास ग्रहण किया हुआ। ठीक है, अन्य इसके उदाहरण क्या है? विशेष पूर्व पद कर्मधारय समास के अन्य उदाहरण, मुनिवर, मुनिवर हो गया, पुरुषोत्तम हो गया, देशांतर हो गया, श्याम सुंदर हो गया, मदन मनोहर हो गया, और नरोत्तम हो गया। तो इसको विच्छेद, आप विग्रह कैसे करोगे इसका? नरोत्तम को, नरों में जो उत्तम है, तो आप क्या बताए, नर का गुण बताए। नर का गुण बताए क्या चीज? उत्तम। तो नर क्या हुआ, आपका विशेष्य हुआ, क्योंकि नर का गुण बता रहे हो। ठीक है, जिसका गुण बताया जाता है उसको क्या बोलते हो आप? विशेष्य। अब क्या गुण बताया जा रहा है? उत्तम गुण बताया जा रहा है, तो उत्तम क्या होगा? विशेषण होगा। यह हो गया नरोत्तम का समास विग्रह, नरों में जो उत्तम है। मदन मनोहर, मदन मनोहर, मदन क्या है? मदन मनोहर, मनोहर मतलब मन को हरने वाला, तो मदन मनोहर हो गया, श्याम सुंदर हो गया, देशांतर। अब देशांतर को जब आप देखोगे तो इसको आपको तत्पुरुष समास में भी दिया रहता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं होगा कि आपको तत्पुरुष समास भी दिया और विशेष से पूर्व पद कर्मधारय समास भी दिया। अब ऐसे कंडीशन में मान लो ऐसा दे दिया, तब वो आंसर क्या देता है, क्या लेना है आपको? फिर विशेष से पूर्व पद कर्मधारय समास। ठीक है, देशांतर आपको देता है एग्जाम में, और वहां पे तत्पुरुष समास रहता है। चूंकि कर्मधारय समास तत्पुरुष समास का ही एक उदाहरण है, इसलिए मैं बोलूंगा देशांतर भी क्या है, एक तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये तो हो गया विशेष से पूर्व पद समास, विशेष से पूर्व पद कर्मधारय समास। अब चलते हैं विशेषण। पहला पद भी विशेषण होगा, दूसरा पद भी विशेषण होगा, ऐसा कर्मधारय समास। ठीक है, तो विशेषण उभय पद, विशेषण उभय पद, इसको मिलाकर संधि करके क्या बोलोगे? विशेषणों भय पद। तो विशेषण प्लस विशेषण रहेंगे, जिस समासिक पद में विशेषण प्लस विशेषण रहेंगे वह क्या होगा आपका? विशेषणों उभय पद कर्मधारय समासिक पद। इसमें दोनों पद क्या होते हैं? इसमें दोनों पद विशेषण होते हैं। अब विशेषण मतलब कि दोनों पद क्या होंगे? विशेषता बताने वाले। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे आप जितने भी उदाहरण पढ़ोगे वो द्वंद्व समास के भी उदाहरण हैं। तो गौर करने वाली फिर यही बात कि आपको जब ये उदाहरण देंगे, जब ये उदाहरण देंगे तो आपको ऑप्शन में या तो द्वंद्व समास रहेगा या तो फिर आपका विशेषण उभय पद समास रहेगा। ठीक है, जैसे नील और पीत लिखा हूं मैं, तो नीला भी क्या है? एक विशेषता को बता रहा है। पीत मतलब पीला भी क्या कर रहा है? एक विशेषता को ही बता रहा है। तो नील और पीत दोनों क्या हुए? विशेषण ही हुए। वैसे ही शीत और उष्ण, आपको ऐसा भी कर सकता है ना कि इसको क्या कर सकता है? शीतोष्ण। एक साथ इसको क्या कर दिया जाएगा? संधि के रूप में लिख के भी दे दिया जाएगा।
फिर भी वो सही है। शीत प्लस शीत और उष्ण है, इसको लिख देगा वो शीतोष्ण। शीत मतलब ठंडा, उष्ण मतलब गर्म। तो शीत भी बता रहा है ठंडा होने की विशेषता, उष्ण बता रहा है आपका गर्म होने की विशेषता। दोनों क्या कर रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं, इसलिए दोनों क्या है, विशेषण है। तो यहां पर क्या होगा, विशेषण उभय पद कर्मधारय समास होगा। वैसे भला बुरा, दो चार, कृत अकृत, कृत मतलब किया हुआ, अकृत मतलब कि ना किया हुआ। अब देखिए यहां पे कृत है, ये अकृत है, किया हुआ है, नहीं किया हुआ है, एक दूसरे के क्या दिख रहे हैं, विपरीत। तो ये उदाहरण आप कहां पर इसको और फिट कर सकते हो, तो इसको फिट कर सकते हो आप तीसरा जो द्वंद्व समास है, तीसरा जो द्वंद्व समास है वैकल्पिक द्वंद्व। वैकल्पिक द्वंद्व में क्या होता है, वैकल्पिक द्वंद्व में क्या होता है, विपरीत अर्थ वाले पद आपको दिखेंगे। यहां पर भी आपको क्या दिख रहा है, विपरीत अर्थ ही तो दिख रहा है, कृत और अकृत करके। तो ये कृत और अकृत को कहां रख सकते हो आप, द्वंद्व समास में भी रख सकते हो। कौन से, तीसरे वाले द्वंद्व समास। ठीक है, आगे चलते हैं जी। सुनी अनसुनी, फिर है कहनी अनकहनी, सीधा साधा, भला बुरा, लाल पीला। लाल भी क्या है, एक विशेषता को बताता है, पीला भी क्या है, एक रंग की विशेषता को बताता है। मोटा है, ताजा है। ठीक है, आगे हरा भरा, हरा भी है, भरपूर भी है, उसके लिए क्या आएगा, हरा भरा। ये किसके उदाहरण हुए हैं, विशेषण उभय पद के उदाहरण हुए। देखो आप जब समास पढ़ते हो तो समास में कंफ्यूजन भी बहुत है। मैं इतना सारा चीज लिखा हूं, ठीक है, इसमें कई चीज मेरे को यह मिला है कि किसी बुक में अलग दिया है, किसी और बुक में अलग दिया है। जैसे कि मैं बात करूंगा लास्ट में इसके बारे में, इतरेत्तर द्वंद्व समास के बारे में। 68 को इतरेत्तर द्वंद्व समास, 63 को इतरेत्तर में, 25 को इतरेत्तर में। अब एक बुक में दिया है 31 जो लिखा हुआ है, 31 को लिखा हुआ है, एक में लिखा समाहार के एग्जाम्पल में लिखा उसको, एक को लिखा आपके इतरेत्तर में। एक बुक में लिखा है 31 को इतरेत्तर का एग्जाम्पल दिया है, जबकि एक बुक में लिखा है समाहार का एग्जाम्पल। तो जहां पे कंफ्यूजन है ऐसे आपको सवाल नहीं पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। मैं पूरा जब क्वेश्चन कराऊंगा तो आप खुद वहां पे आंसर देने लग जाओगे जब मैं क्वेश्चन कराते रहूंगा। वहां पे बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, और वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला प्रश्न आपको दिया भी नहीं जाएगा। हड़बड़ाइएगा मत कि यहाँ पे इतना सारा चीज पढ़ रहे हैं, वो तो सेम लग रहा है सब चीजें, ऐसे बिल्कुल मत हड़बड़ाइएगा। फिर आगे चलते हैं, विशेष्यो भय पद लिखा हूं मैं। विशेष्यो भय पद मतलब विशेष्य उभय पद, दोनों पद क्या हो, दोनों पद क्या हो जब विशेष्य हो, दोनों पद क्या हो, विशेष्य हो। अब देखिए जब दोनों पद विशेष्य होते हैं तो उसका ही एक क्या होता है, उपभेद होता है। दोनों पद जब विशेष्य हो जाते हैं तो उसके अंतर्गत ही क्या आता है, एक उपभेद आता है। और वह उपभेद क्या है, उपमान और उपमेय के रूप में जो समासिक पद मिलता है, जो समासिक पद मिलता है वही क्या है, इसका उपभेद है। फिलहाल विशेष्य उभय पद का एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल आप यहां पे देखिएगा, यहां पे 3 एग्जाम्पल लिखो। आम गाछ, आम गाछ मतलब कि आम का छोटा पेड़, ठीक है, आम गाछ है, किसका उदाहरण बोल रहा हूं, विशेष्य उभय पद का। ठीक, फिर है गाछ मतलब कि छोटा पेड़, आम, तो आम भी क्या हो गया, एक विशेष्य है, जबकि गाछ भी क्या है, एक छोटा पेड़ है। गाछ का मतलब क्या बोले, छोटा पेड़, वो भी क्या है, विशेष्य है। और फिर आम वृक्ष, आम है, वृक्ष है, तो आम भी क्या है, एक विशेष्य है, वृक्ष भी क्या है, एक विशेष्य। अब यहां पे लिखा हूं मैं वायस दंपत्ति। वायस दंपत्ति का अर्थ यहां से आप क्या लगा सकते हो, वायस मतलब कौवे के लिए है, तो कौवे की जो दंपत्तियां हैं, कौवे दंपत्तियां हैं, उनके लिए यूज किया जाता है ये वाला शब्द वायस दंपत्ति। तो इन तीन शब्दों को आप दिमाग में रखिए, जो कि किसके उदाहरण है, विशेष्य उभय पद के उदाहरण हैं। ठीक, अब मैं चलता हूं इसके उपभेद में। उपभेद आपको किस रूप में मिलेंगे, उपमान और उपमेय के रूप में, उपमान और उपमेय के रूप में। अब ध्यान दीजिएगा, उपमान और उपमेय किसे कहते हैं, जिसकी तुलना कर रहे हो, जिसकी तुलना कर रहे हो वह कहलाता है उपमेय, जिसकी तुलना कर रहे हो वह कहलाता है उपमेय, जबकि जिससे तुलना कर रहे हो वह कहलाता है उपमान। तो आपके सुविधा के लिए मैं यहां पे लिख दिया हूं, उपमेय किसको बोलते हैं, जिसका वर्णन किया जा रहा है, अर्थात जिसकी तुलना की जा रही हो। और उपमान क्या है, जिससे तुलना की जा रही है। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं इसके उदाहरण को, फिर मैं वहां पे समझाता हूं।
लिखा क्या है उदाहरण कनक लता। अब ये सब जो लिखो कनक लता, कमल नयन, घनश्याम, कर कमल, यही सब एग्जाम में बहुत आते हैं। ठीक है, और डायरेक्ट आपको ऐसा नहीं देगा कि विशेष्यो भय पद के अंतर्गत का उदाहरण है करके, वो डायरेक्ट लिख के देता है कर्मधारय समास। अपने को पता है ये सब हम लोग कर्मधारय समास के अंतर्गत में पढ़ रहे हैं, तो घनश्याम लिख के दे दिया तो क्या है कर्मधारय समास का उदाहरण है। ठीक है, आगे चलते हैं। कनक कमल, उदाहरण क्या है कनक कमल, कनक लता है, कनक के समान लता। कनक मतलब कि सोने से संदर्भित है, तो और कनक लता मतलब कि स्त्री का है ना, ऐसी स्त्री जो सोने की चमक लिए हुई हो। ठीक है, तो उसके लिए आता है क्या चीज कनक लता। तो लता की तुलना किससे की जा रही है, कनक मतलब कि सोने से की जा रही है। तो किसकी तुलना कर रहे हो, लता की। जिसकी तुलना करते हो उसको क्या बोलते हो आप, उपमेय। उपमेय, ठीक है, जबकि जिससे तुलना करते हो उसको क्या बोलते हो, उपमान। तो कनक क्या हो गया उपमान, जबकि लता क्या हो गई उपमेय। वैसी है कमल नयन, कमल के समान नयन, किसकी तुलना कर रहे हैं, नयन की तुलना कर रहे हैं, तो नयन क्या हो जाएगा आपका उपमेय। किससे तुलना कर रहे हैं, कमल से तुलना हो रहा है ना, कमल के समान बोला जा रहा है, तो कमल क्या हो जाएगा उपमान, नयन क्या हो गया उपमेय। घन के समान श्याम, तो घन क्या हो गया, घन से तुलना किया जा रहा है, घन क्या हो गया आपका उपमान, जबकि श्याम क्या हो गया उपमेय। घन श्याम का विग्रह क्या होगा, घन के समान श्याम। वैसी कर कमल, कर कमल मतलब कि कमल के समान, कर मतलब कि हाथ है ना, कर कमल के समान कर। क्रोधाग्नि, क्रोधाग्नि क्रोध रूपी अग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। फिर आगे है कुसुम कोमल, कुसुम के समान कोमल। ठीक है, कुसुम के समान कोमल। नरसिंह, नरसिंह का विग्रह क्या होगा, नर रूपी सिंह नहीं, जो नर है उसकी तुलना किससे किया जा रहा है, सिंह से, तो क्या बोला जाएगा सिंह रूपी नर। नर सिंह का विग्रह क्या होगा, सिंह रूपी नर। वैसी चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। ठीक है, चंद्रमा के समान मुख। चरण कमल, चरण कमल, चरण के समान कमल है। फिर है ग्रंथ रत्न, ग्रंथ रत्न है, ग्रंथ रूपी रत्न है। देह लता, देह रूपी लता। भव रूपी सागर, प्राण प्रिय है, प्राण प्रिय के लिए क्या आ जाएगा, प्राणों से प्रिय है। ठीक है, भुज दंड, भुज दंड, दंड के समान जिसकी भुजा है उसके लिए क्या आता है भुज दंड आया। ठीक है, फिर है मृग लोचन, मृग के समान लोचन। प्राण पखेरु, प्राण पखेरु, तो प्राण जिसके उड़ जाते हैं उनके लिए क्या है प्राण पखेरु। अब पखेरु का अर्थ यहां पे क्या है, पखेरु का अर्थ है पक्षी से, तो प्राण रूपी पक्षी। ठीक है, प्राण रूपी पक्षी, तो प्राण रूपी पखेरु के लिए आएगा क्या चीज, प्राण पखेरु। विद्या धन, विद्या रूपी धन। वचन रूपी अमृत। ठीक है, वचन रूपी अमृत, वचनामृत के लिए। स्त्री रूपी रत्न। ठीक है, फिर है विद्युत चंचला, विद्युत जैसी क्या चंचल के लिए क्या आएगा विद्युत चंचला। अधर पल्लव, अधर के समान पल्लव, अधर मतलब कि लब होंठ से होता है। भास्याब्धि, अवधि का अर्थ जानेंगे, अवधि क्या होता है सागर के लिए, तो ये क्या है भास्याब्धि। अब इतने सारे जो मैं एग्जांपल दिया हूं वो किसके लिए है, उपमेय उपमान, उपमेय उपमान कर्मधारय समास के अंतर्गत में ये सब एग्जांपल्स। अब यहां से जितना भी आपके पास जो समासिक पद दिख रहे हैं वो समासिक पद आपको डायरेक्ट एग्जाम में दिए जाते हैं। डायरेक्ट इसी चीज को दिमाग में रखिए, ये सब क्या किए जाते हैं आपको एग्जाम में दिए जाते हैं, और वो डायरेक्ट यही पूछता है कि ये कौन से समास का उदाहरण है। टफ नहीं बनता, ज्यादा कुछ ज्यादा टफ नहीं बनता कि ये कौन कौन से प्रकारों के अंतर्गत में आता है करके। डायरेक्ट यही चीज आता है कि अव्ययी भाव समास रहेगा, तत्पुरुष समास रहेगा, कर्मधारय समास रहता है, बहुब्रीहि समास, ऐसे 4 ऑप्शन देंगे आपको। और इतने में से जितना भी लिखा हूं, कुमारी हो गया, श्रवणा हो गया, देशांतर, श्याम सुंदर, ये सब में और यहां तक पूरा भास्याब्धि तक में से कोई भी एक आपको समासिक पद दिया और उसके अंतर्गत में 4 ऑप्शन दिए, उन चारों ऑप्शन को ही में से ही अपने को सिलेक्शन करना होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे क्या आया है द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास एक पढ़े द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है, पहला पद आपको संख्या का बोध कराता है। द्वंद्व समास क्या होते हैं,
सबसे पहली बात यह कि द्वंद्व समास के प्रकार को कई बार एग्जाम में पूछा गया, अच्छे से ध्यान रखिएगा। द्वंद्व समास 3 प्रकार के होते हैं। एक तो है आपका इतरेत्तर द्वंद्व समास, दूसरा है आपका समाहार द्वंद्व समास, तीसरा है आपका वैकल्पिक द्वंद्व समास। ठीक है, इतरेत्तर द्वंद्व समास क्या क्या बोल रहे हैं? इतरेत्तर द्वंद्व समास समाहार, समाहार मतलब कि समूह का बोध होगा। वैकल्पिक द्वंद्व समास में क्या होगा? किसी में से एक को चुनने का भाव प्रकट होगा, या तो भला है बुरा है, तो भला या बुरा दोनों क्या है? विपरीत अर्थ लिए है ना, तो विपरीत अर्थ वाले जो कि योजक चिन्ह के साथ जुड़े रहेंगे। अच्छा, कोई जरूरी नहीं है कि योजक चिन्ह के साथ जुड़ा ही रहेगा, जैसे कि मैं अभी बताया ना, शीत योजक चिन्ह और उष्ण लिखे थे, शीत योजक चिन्ह और उष्ण लिखे थे, उसको डायरेक्ट कैसे योजक चिन्ह को हटाकर भी लिख सकता है, कैसे? शीतोष्ण करके। ठीक है, देखते हैं क्या चीज है द्वंद्व समास। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये कि ऐसा समासिक पद जिसमें दोनों पद प्रधान होंगे वह क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। दोनों पदों को मिलाते समय मध्य स्थित योजक पद, मध्य स्थित योजक पद क्या होता है? और किसके लिए? मध्य स्थित योजक पद और का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। अच्छा, ये क्या है? और है या, तो फिर यहां पे क्या आएगा? या। ठीक है, और ये ऑब्लिक है, फिर क्या है? यह है। या क्यों डाला? क्योंकि जैसे ये लिखो मैं राजा रंग, तो राजा रंग को आप विग्रह करोगे तो क्या होगा? राजा या रंग, विपरीत वाला है। अब मैं बोलूंगा जो विग्रह किए हुए हो आप, राजा या रंग, उसको समास में पिरोइए, तब क्या बोलोगे? सिर्फ राजा रंग। तो यह क्या हो गया? विलुप्त हो गया ना। तो उसी का यहाँ पे क्या किया जा रहा है? परिभाषा दिया जा रहा है आपको कि दोनों पदों को मिलाते समय क्या हो जाता है? मध्य स्थित योजक पद। अब योजक पद क्या होता है? और या तो फिर या का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद हैं। पहला क्या है? इतरेत्तर द्वंद्व समास। इतरेत्तर द्वंद्व समास में क्या होगा कि वह द्वंद्व जिसमें और योजक पद क्या रहेगा? आपका और रहेगा, जो कि समास करने पर वो और क्या हो जाएगा? हट जाएगा। ठीक है, और से सभी पद जुड़े हों और पृथक अस्तित्व रखते हों। जैसे कि पृथक अस्तित्व रखते बोला, जैसे कि ये ऋषि है और मुनि है। ठीक है, राम है, कृष्ण है। राम का भी पृथक अस्तित्व है, कृष्ण भगवान का भी पृथक अस्तित्व है। अब मैं इसका विग्रह अगर करने जाऊं राम कृष्ण का, तो इसको कैसे करूंगा? राम और कृष्ण, राम और कृष्ण। अब ध्यान दीजिए, राम और कृष्ण बोला। अब देखो, 2 लोगों की बात आ गया। 2 लोगों की बात आया मतलब कि कौन से वचन में चले जाएगा? बहुवचन में। तो इतरेत्तर में क्या होता है? कहां तक पढ़े कि वह द्वंद्व जिसमें और से सभी पद जुड़े हों और पृथक अस्तित्व रखते हों क्या कहलाते हैं? इतरेत्तर द्वंद्व समास कहलाता है। इस समास से बने पद क्या होंगे? हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि वे 2 या 2 से अधिक पदों के मेल से बने होते हैं। जैसे के बाद ये सब उदाहरण है। मैं बोला राम और कृष्ण दोनों भगवान के रूप हैं। ठीक है, राम और कृष्ण दोनों भगवान के रूप हैं। अब यहां पर ये जो वाक्य आप बोले, ये कौन सा वाक्य हुआ? एक वचन वाक्य थोड़ी हुआ। आप 2 लोगों की बात किए और है करके नहीं आता है। जब बहुवचन वाक्य के बारे में आप बोल रहे तो है करके नहीं आएगा, वहां पे आएगा है करके। ठीक है, अनुस्वार लगा हुआ। तो फिर क्या होगा? राम और कृष्ण, भरत और शत्रुघ्न, ऋषि और मुनि। ठीक है, मैं विग्रह बोलते जा रहा हूं, यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स लिखूं उसके। गाय और बैल, भाई और बहन, माँ और बाप, बेटा और बेटी, गौरी और शंकर, भेड़ और बकरी, दूध और दही, धनुष और बाण, जल और थल, गंगा और यमुना। यमुना के जगह आपको जमुना भी लिख के दे देता है। हरि और हर, राधा और कृष्ण, दिन और रात, स्त्री और पुरुष, लव और कुश हो गया, कृष्ण और अर्जुन है, लोटा और डोरी है, शस्त्र है और अस्त्र है, लेन और देन, सीता और राम हो गया, जन्म और मरण, सुर और असुर, 68 लिखो। उसके बाद ध्यान दीजिएगा 68, तो 68 को आप कैसे बोलोगे? 8 और 60। ठीक है, 8 और 60। 63 को 3 और 60, 25 को 5 और 20, 31 को 1 और 30। अब ध्यान दीजिएगा, लास्ट में लिखो 31।
अब 31 है तो ये द्विगु समास का उदाहरण होना चाहिए, क्योंकि सामने में क्या लग गया, एक करके आया है, ठीक है, एक आया है, तो वहां पर द्विगु समास भी आ सकता है, लेकिन वो एग्जाम्पल में नहीं रहेगा अगर आपको दिया है द्वंद्व समास करके, ठीक है। अब एक चीज ये है कि मैं बोला कि 31 को किस में दिया है, द्वंद्व इतरेत्तर द्वंद्व में दिया, एक बुक में दिया समाहार में, तो समाहार में तो आपका 68 भी आ सकता है। 68 क्या बोल रहा है, 8 है और 60 है, 8 है और 60 है, दोनों का समूह क्या बनाया, 68, तो ये 68 हो गया, 63 हो गया, 25 हो गया, 31 हो गया, वो किसके उदाहरण में भी जा सकते हैं, समाहार द्वंद्व समास के भी उदाहरण में तो जा सकते हैं। समझ रहे होंगे मेरी बात को, इतना उम्मीद मैं कर रहा हूं। क्या बोला जा रहा है कि समूह का जहां पे बोध होगा, जिस द्वंद्व समास में समूह का बोध होगा, उसको किसके अंतर्गत में रखा जाना चाहिए, समाहार द्वंद्व समास के अंतर्गत में रखा जाना चाहिए, ठीक है। फिलहाल इसमें इतरेत्तर द्वंद्व समास के अंतर्गत में क्या क्या चीज है, 31 तक मैं जो चीज लिखा हूं वो सब चीजें हैं। आपको लगेगा यहाँ पर सुर और असुर है, ठीक है, सुर और असुर, तो आप इसको विग्रह कैसे कर रहे हो उस पर निर्भर है। यहां पर मैं लिखा हूं सुर असुर, विलोम शब्द है, सुर का विलोम क्या है, असुर है, तो विलोम शब्द है तो सिंपल सी बात है, उसको रखना कहां पे चाहिए, अपने को रखना चाहिए वैकल्पिक द्वंद्व में, क्योंकि विपरीत समासिक पद, विपरीत पद वाले शब्द कहां पे रखे जाने चाहिए, वैकल्पिक द्वंद्व में। लेकिन आप उसका विग्रह कैसे कर रहे हो इस बात पे भी निर्भर है। अब वहां पे तो विग्रह करके वो देगा नहीं, वो डायरेक्ट देगा आपको सुर और असुर करके लिख के दे दिया, सुर असुर लिख के दे दिया। अब वो आप पे निर्भर है कि आप उसको सुर और असुर बोल रहे हो कि सुर या असुर बोल रहे हो। विग्रह के रूप में अगर आप सुर या असुर मान रहे हो तब आंसर क्या होगा आपका, वैकल्पिक द्वंद्व होगा। जबकि आप उसको सुर और असुर मान रहे हो उसका विग्रह, तब क्या होगा, इतरेत्तर द्वंद्व होगा। अब ऐसे स्थिति में जब प्रश्न आ जाता है, मान लो एकदम डीप से पूछ दिया आपको कि इतरेत्तर द्वंद्व भी रहा ऑप्शन, समाहार भी रहा और वैकल्पिक भी रहा, ठीक है, तब क्या होगा, वो क्वेश्चन विलोपित होगा, ठीक है। तो बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है, जितना पढ़ रहे हो ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है, समास वाला जो टॉपिक है वहां पे कंफ्यूज नहीं होंगे अपन, बार बार उसी चीजों को और दिमाग नहीं खा पाएंगे। अपने को जो आता है, हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, उस चीज को ध्यान दीजिए। पढ़ने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आया, उस चीज को देखना बहुत जरूरी है। हार्ड बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, इतना उम्मीद बना के रखिए, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या क्या बोल रहे हैं, समाहार द्वंद्व समास के बारे में बात करते हैं। समाहार द्वंद्व समास, यदि द्वंद्व समास के पद क्या हो, पृथक पृथक अर्थ न रखकर, समाहार मतलब कि समूह, समाहार मतलब कि क्या बोल रहे हैं, समूह, पृथक पृथक अर्थ न रखकर समूह का बोध कराए, या समासिक पद सामूहिक रूप से विशेष अर्थ को क्या करे, प्रकट करे, तो वहां क्या होगा, समाहार द्वंद्व समास होता है। देखो क्या बोल रहा हूं मैं, समूह का बोध कराए, जैसे कि रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान, तो रोटी आया हाइफन मतलब योजक चिन्ह आया, फिर आया कपड़ा, फिर आया योजक चिन्ह, फिर आया मकान, तो रोटी कपड़ा मकान आप बोल रहे हो, तो ये एक समूह को बता रहा है। किस समूह को बता रहे हैं, गृहस्थ, खुशहाल गृहस्थ जीवन के आवश्यकता के समूह को बता रहा है। क्या चाहिए, गृहस्थ जीवन में रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए और मकान चाहिए, ठीक है। तो ये किसकी आवश्यकताएं हैं, गृहस्थ जीवन की आवश्यकताएं हैं, तो ये किसको बताया, समूह को इंगित किया। इसलिए रोटी कपड़ा मकान को मैं किसका उदाहरण बोलूंगा, मैं बोलूंगा समाहार द्वंद्व समास का एक उदाहरण बोलूंगा। आहार निद्रा लिखा गया है, कोई जरूरी नहीं है आपको योजक चिन्ह वहां पे डाल के रखे, योजक चिन्ह नहीं भी लगाया और डायरेक्ट लिख दिया आहार निद्रा, तो क्या चाहिए, आहार भी चाहिए आपको, जीवन यापन करने के लिए, अच्छा स्वास्थ्य रखने के लिए आपको आहार भी चाहिए और निद्रा भी चाहिए, तो इन दोनों का समूह आपको चाहिए। तो आहार और निद्रा, दाल और रोटी समूह बता रहा है, हाथ और पांव समूह को इंगित कर रहा है, अन्न और जल, नून और तेल, ठीक है, नमक और तेल की बात किया जा रहा है, कुर्ता और टोपी, सांप और बिच्छू, सभी आपको समूह को संबोधित कर रहे हैं, घर और द्वार, फिर है खाना और पीना, तन मन और धन। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोला, तन और मन धन नहीं बोला, तन मन धन लिखा हुआ है,
तो वैसे मैं बोला था कि रोटी कपड़ा मकान, तो रोटी कपड़ा और मकान, तो अंतिम जो पद है उसके पहले क्या लगाओगे आप, और लगाओगे। वैसे यहां पर है तन मन और धन, तन मन और धन ये भी एक समूह को बताया है। रुपया और पैसा हो गया, पेड़ और पौधे हो गए, दिया और बाती या दिया और बत्ती, आगा और पीछा मतलब आगे और पीछे को समूह के रूप में आप संदर्भित कर रहे हो। धन और दौलत हो गया, नहाया धोया, नहाने से और धोने से। साग और पान, कपड़ा और लत्ता, ठीक है। अंधा और बहरा, अंधा भी है बहरा भी है। लूला और लंगड़ा, लूला भी है लंगड़ा भी है। तो इतने सारे उदाहरण किसके अंतर्गत में है, समाहार द्वंद्व समास के अंतर्गत में है। लास्ट है अपना आज के क्लास का वैकल्पिक द्वंद्व समास। जैसे मैं बताया कि वैकल्पिक द्वंद्व समास क्या है, विपरीत अर्थ लिए बैठे रहेंगे। जैसे कि भला है और बुरा है, भला डेस बुरा। अब देखो भला बुरा को आप कितने जगह पढ़ रहे हो, यहाँ पर भी पढ़े विशेषण प्लस विशेषण में, और कहाँ पढ़े, यहाँ पर भी आपको पढ़ने को मिल जाएगा। किसमें बोल रहे हैं, इतरेत्तर द्वंद्व समास में। भला बुरा मतलब भला और बुरा, लेकिन आप उसको किस रूप में ले रहे हो, अगर आप उसको ले रहे हो एक विकल्प चुनने के रूप में, या तो भला को चुनिए या तो फिर बुरा को चुनिए। ऐसा चुनने के मकसद से उसको बोल रहे हो आप, तब क्या बोलोगे, भला और बुरा नहीं बोलोगे, भला या बुरा बोलोगे, ठीक है। तो भला या बुरा करके उसका विग्रह कर रहे हो आप, तो फिर वहां पे क्या होगा, वहां पे होगा वैकल्पिक द्वंद्व समास। ठीक, कहां चले गया, सुख और दुख नहीं, सुख या दुख, ठीक है। फिर है गुण या दोष, ऊंच नीच के लिए क्या हो जाएगा, ऊंचा या नीचा। सुरासुर, देख रहे हैं जैसे कि अब भी एग्जाम्पल में मैं बताया था इतरेत्तर द्वंद्व समास में सुर और असुर लिखा हुआ था, उसी को आप क्या बोले, सुर और असुर बोले। किसमें विग्रह किए तब, इतरेत्तर द्वंद्व समास के अंतर्गत में विग्रह किए तब। लेकिन वैकल्पिक द्वंद्व समास के अंतर्गत में आप इसका विग्रह कर रहे हो, तब उस सुर असुर को क्या बोलोगे, सुर या असुर, देवता या दानव, ठीक है। यही चीज तो हुआ। कर्तव्य अकर्तव्य, कर्तव्य या अकर्तव्य, धर्म अधर्म, धर्माधर्म है तो इसका विच्छेद क्या होगा, धर्म, फिर योजक चिन्ह है अधर्म, धर्म और अधर्म नहीं, धर्म या अधर्म। अब मान लो आपको, ध्यान दीजिएगा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, भला बुरा लिखा हुआ था, ठीक है। या इसी की बात करते हैं सुर असुर की, सुर असुर की बात करते हैं। सुर असुर भी आपको किसमें दिया है, आप जानते हो कि इतरेत्तर द्वंद्व में है सुर असुर, वैकल्पिक में भी क्या है, सुर असुर है। अब ऐसा आ गया, मान लो आ गया एग्जाम में कि सुर असुर जो दिया और वो कौन से द्वंद्व समास का उदाहरण है करके, दोनों है आपके पास, वैकल्पिक भी है और इतरेत्तर भी है। आपके पास वैकल्पिक में ऐसा एक्स्ट्रा कोई विकल्प नहीं है, आपके पास सिर्फ विकल्प यही है कि आप विपरीत अर्थ वाले पद को ढूंढिए, भला और बुरा, धर्म अधर्म, या फिर सुर और असुर में सुर का अर्थ अलग है और उसका जस्ट विपरीत अर्थ लिए रहता है कौन, असुर। तो मेरे लिए उस टाइम सबसे अच्छा ऑप्शन क्या रहेगा, वैकल्पिक द्वंद्व समास, ना कि इतरेत्तर द्वंद्व समास। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, इतना उम्मीद मैं कर सकता हूं। फिर आगे भला बुरा लिखा है, भला और बुरा करके नहीं, भला या बुरा, ठीक है। थोड़ा बहुत, थोड़ा या बहुत। फिर है दो चार, दो या चार, ठीक है, दो या चार। पाप पुण्य, पाप है, पाप का विलोम क्या होता है, पुण्य, तो पाप या पुण्य। लाभ अलाभ, लाभालाभ लिखा है ना, तो लाभ योजक चिन्ह रहेगा, अलाभ योजक चिन्ह नहीं रहा तो वो क्या करेगा, उसको संयोग के रूप में लिखेगा, लाभालाभ के रूप में। तो लाभ अलाभ मतलब लाभ होना और उसका विपरीत क्या, हानि होना। आज का विपरीत कल, ठीक है। तो आजकल जरा, जरा मतलब कि आपका बुढ़ापा से संबंध, बुढ़ापा है। यौवन मतलब कि युवा अवस्था से, तो बुढ़ापा का विलोम क्या होता है, युवा अवस्था। आप और हम अभी युवा अवस्था में हैं, कुछ समय पश्चात हम जरा अवस्था में पहुंच जाएंगे। जरा मतलब बुढ़ापा है, यौवन मतलब कि युवा अवस्था है, तो ये दोनों क्या हुए, विपरीत अर्थ लिए हुए हैं। तो मैं बोलूंगा या तो जरा या युवा। राजा या रंक, तो यहां पर क्या आ रहा है, आपका विपरीत अर्थ वाले शब्द आ रहे हैं। विपरीत अर्थ वाले शब्द आए मतलब कि वहां पे क्या मिलेगा आपको, वैकल्पिक द्वंद्व समास का एक उदाहरण आपको स्पष्ट होते नजर आएगा। ठीक है,
तो उम्मीद है कि सब चीजें अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, ज्यादा कंफ्यूजन वाला है चीजें, लेकिन अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों कंफ्यूज नहीं होना है? क्योंकि आप पढ़ तो लीजिए एक बार, फिर उसके बाद आप प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए बैठिए। प्रश्न सॉल्व नहीं होंगे तब फिर बोलिएगा कि मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूं करके। ठीक, मिलते हैं अगले क्लास में जहां पे बहुब्रीहि समास के बारे में चर्चा करते हैं। खुश रहिए, मस्त रहिए, आनंदित रहिए। धन्यवाद।